आज के क्लास में हम BHIC 104 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। टॉपिक में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज व्हाई वाज द रोमन वर्ल्ड रेफर टू अ सिविलाइजेशन ऑफ बोरो। रोमन एम्पायर को उधारी सभ्यता कहने के पीछे क्या रीजंस हैं? तो रोमन एम्पायर जो थी बेसिकली वो सिविलाइजेशन जो थी वो इन्फ्लुएंस करती थी सोशल प्रमोशन और कल्चरल पैटर्न पे। मिडिवल पीरियड में रोमन एम्पायर के अचीवमेंट को बहुत सारे कंट्री ने कॉपी करने की कोशिश करी, जैसे कि यूरोप। अब इनके अचीवमेंट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स एंड एक्वाडक्ट्स मींस नहर, इन सारी चीजों को बहुत सारे कंट्री ने कॉपी करने की कोशिश करी। अब तक हमने ये देखा कि रोमन एम्पायर को सिविलाइजेशन ऑफ बोरो कहा गया। सिविलाइजेशन ऑफ बोरो कहने का रीजन ये था कि ये जो रोमन एम्पायर थी इसकी सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस करती थी सोशल पैटर्न और कल्चरल पैटर्न के ऊपर। इसमें हमने देखा कि कुछ जो कंट्री है यूरोप, वो भी रोमन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लीगल सिस्टम, इन सारे को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। लाइक उनके रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, नहरें, ये सारी चीजें जो है अदर जो एम्पायर है वो उनसे बोरो कर रही थी। नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो मिडिवल चर्च है वो प्ले करती थी एज ए सेंट्रल सोशल ऑर्गेनाइजेशन। वो भी इंस्पिरेशन हमें रोमन एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल से मिलता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि लैटिन वर्ड का जो यूज है वो स्कॉलर्स बहुत ज्यादा यूज करते थे, तो ये भी एक तरह से इंड्यूरिंग इम्पैक्ट दिखाता है रोमन कल्चर पे। सेकेंड टॉपिक की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, दैट इज What are the factors contribution to the decline of Roman Empire? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ? किसी भी एम्पायर का डिक्लाइन होने के लिए सबसे जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ऐसे ही आती है। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें रीजन है दैट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे आ सकती है? पावर की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से ना हो, या फिर लीडर्स जो हैं वो अच्छे से अपने काम को ना कर रहे हो। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में हम देखेंगे कि अंदरूनी ही स्ट्राइफ हो रही थी, पावर का स्ट्रगल हो रहा था, फ्रिक्वेंटली लीडर्स चेंज हो रहे थे, जिसकी वजह से रोमन एम्पायर जो है वो धीरे धीरे वीक होती गई। सेकेंड पॉइंट की बात करें दैट इज इकोनॉमिक डिक्लाइन। अब इकोनॉमिक डिक्लाइन में हेवी टैक्सेशन किया गया। टैक्स बढ़ाएंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ा, और उसके बाद जो स्लेव लेबर थे उन पे ज्यादा आश्रित होने लग गए थे रोमन एम्पायर, रिलायंस होने लग गए थे स्लेव लेबर। इन सारे रीजंस की वजह से हमें रोमन एम्पायर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है और इकोनॉमिक डिक्लाइन देखने को मिलता है। इकोनॉमिक डिक्लाइन के बाद अब हमें जो तीसरा पॉइंट समझना है दैट इज मिलिट्री चैलेंजेस। अब जो ये रोमन एम्पायर थी वो मिलिट्री चैलेंजेस भी फेस कर रही थी। होता ये है कि एक्सटर्नल इन्वेजन होता है बारबेरियन ट्राइब्स के द्वारा, जैसे कि विसिगोथ्स एंड वेंडल्स। अब इनकी वजह से वो स्ट्रगल करते हैं कि वो डिफेंड कर सके जिसके सारे वास्ट एम्पायर की वजह से। इस रीजन की वजह से भी रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुई है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट है हमारा ओवर एक्सपेंशन। अब रोमन एम्पायर जो थी वो अपने एम्पायर को ज्यादा ही एक्सपेंड कर चुकी थी। एक्सपेंड करने का ड्रॉबैक ये था कि वो डिफिकल्ट हो गया था उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना और इवन डिफेंड करने के लिए। अगर बाहर से कोई एम्पायर उन पे इन्वेड करती थी तो वो डिफेंड नहीं कर पाते थे, और हमने देखा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो वहां आ ही चुकी थी, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होता था एडमिनिस्ट्रेशन करने में और डिफेंड करने में। इवन ओवर एक्सपेंशन की वजह से रिसोर्सेज का भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो रहा था, जिसकी वजह से उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे अपने पूरे एम्पायर को। ओवर एक्सपेंशन के बाद अब हमें जो फिफ्थ पॉइंट समझना है दैट इज टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन। होता यह है मिडिवल पीरियड के बाद जो रोमन एम्पायर है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एक्सपीरियंस नहीं करती है, जिसकी वजह से जो भी सर्कमस्टेंसेस में चेंज आता है वो उसे अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाती। बाहर से जितने भी इन्वेजन होते, जैसे हमने देखा बारबेरियन का इन्वेजन हो रहा था, तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनके पास इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी, जिसकी वजह से रोमन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होती है। उसके बाद सिक्स पॉइंट अगर हम समझे तो दैट इज सोशल डीके। हमें रोमन एम्पायर में सोशल इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्लास टेंशन। हमने पहले क्लासेस में देखा कि रोमन एम्पायर जो थी वो डिवाइड थी, जैसे सेनेट, मैजिस्ट्रेट, पीपल, देन असेंबली। उनके पावर भी डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो क्लास टेंशन देखने को मिलता है। सेकेंड इज मोरल डीके देखने को मिलता है, एंड थर्ड वन इज डिक्लाइन इन सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन सारे रीजंस की वजह से रोमन एम्पायर का हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। हमारा थर्ड टॉपिक है दैट इज डिस्कस द टेक्नोलॉजीज चेंजेस इन एग्रीकल्चर विच इंक्रीज द प्रोडक्शन इन यूरोप। हमें इसमें डिस्कस करना है कि यूरोप में टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से एग्रीकल्चर में इंक्रीजमेंट आई है।
तो जब मिडिवल यूरोप था, टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिला। उसमें जो नए नए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट थे, लाइक जैसे 3 फील्ड सिस्टम, ये इंट्रोड्यूस हमारा था हमारा 88 सेंचुरी के अराउंड। इसमें हमें देखने को मिलता है कि हम लैंड को कई तरीके से यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे रोटेटिंग क्रॉप्स, इनहांसिंग सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती थी, इनहांस होती थी। एंड थर्ड वन इज रिड्यूस फेलो पीरियड्स। फेलो पीरियड्स क्या होता है, जब हम एक क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद हम थोड़े टाइम के लिए स्पेस रखते हैं नए क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज वो जो लैंड है वो दोबारा अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर ले। एग्रीकल्चर एडवांसमेंट में हमने यूरोप में देखा कि जो फार्मर्स हैं वो रोटेटिंग क्रॉप जैसे सिस्टम को यूज कर रहे हैं, सॉइल फर्टिलिटी इनहांस हो रही है। थर्ड हमने देखा जो फेलो पीरियड था उसका टाइम भी रिड्यूस होता है। अब हम देखते हैं कि जो यूरोपियन फार्मर है वो अडॉप्ट करती है हैवी प्लॉज, हार्नेस एंड हॉर्स कॉलर्स, जिसकी वजह से जो फार्मिंग है वो रिवोल्यूशनाइज्ड होती है। इन सारी टेक्नोलॉजी की वजह से जो फार्मर्स है वो कल्टीवेट कर पाते हैं हेवियर सॉइल को। इवन जो यूरोप के फार्मर होते हैं वो एनिमल्स के यूज करते हैं, जिसकी वजह से यील्ड इंक्रीज होता है। इम्प्रूव करते हैं वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में, जिसमें कि हम देखते हैं कि वो विंड मिल सेटअप करते हैं, वाटर मिल सेटअप करते हैं। इन सारे रीजंस की वजह से यूरोप में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन एक ऑन द स्पॉट में इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें या नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, दैट इज डिस्कस द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को हमें इसमें डिस्कस करना है कि मिडिवल पीरियड में फेडरलिज्म का मतलब क्या था। फेडरलिज्म एक बेसिकली हायरार्कियल सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसमें कि जो किंग है वो सेना के लॉयल्टी और सर्विस पे उन्हें लैंड को एक्सचेंज करता था। बेसिकली एक्सचेंज ऑफ लैंड होता था लॉयल्टी और सर्विस के लिए। पिरामिडल स्ट्रक्चर देखें तो सबसे ऊपर आते थे मोनार्क, देन नोबल्स, देन पीजेंट। अब मोनार्क मतलब रूलर जो है वो नोबल्स को देंगे लैंड, और जो नोबल्स हैं वो फिर पीजेंट्स को देंगे। ये बेसिकली अगर देखें तो इसका सेंट्रल सिस्टम हमारा लैंड ओनरशिप है। अब देखते हैं जो मोनार्क है वो बेसिकली ग्रांट करती है लैंड नोबल्स को। क्यों देती है नोबल्स को? उनके सर्विस और लॉयल्टी के बेस पे। फर्दर जो अब नोबल्स है वो नोबल्स सब डिवाइड करते हैं लैंड को वेसल्स में। वेसल्स कौन थे? वेसल्स बेसिकली मिलिट्री सपोर्ट थे। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स वेब था जो कि फेडरलिज्म के अंदर आता है। इसमें अब जो पीजेंट है, पीजेंट जो है वो लैंड से बंधे रहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इनको इनके रिटर्न में प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो ये फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म में अगर हम कल्चरली समझें तो फेडरलिज्म कल्चरली अगर देखें तो ये एम्फेसाइज करता था सेंस ऑफ ड्यूटी पे, ऑनर पे, लॉयल्टी पे। अभी जो फेडरलिज्म सिस्टम है ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का मतलब होता है सेंटर के पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने देखा कि फेडरलिज्म में मोनार्क सबसे अपर होती है। मोनार्क लैंड प्रोवाइड करती है नोबल्स को, और नोबल्स प्रोवाइड करते हैं वेसल्स को, और वेसल फर्दर प्रोवाइड करती है पीजेंट को। यहाँ पे पावर ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फेडरल सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम थी, और डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम की वजह से इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमें कल्चरल पैटर्न में, और हमें यहाँ पे बढ़ावा देखने को मिलता है रीजनल आइडेंटिटीज में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं फेडरलिज्म क्या थी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए तो सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ फेडरलिज्म। फर्स्ट फेज फेडरलिज्म के फीचर्स कौन कौन से थे? तो सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। होता यह है जैसे ही रोमन एम्पायर कोलैप्स होती है तो पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है। सेंटर के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ देखने को मिलता है हमें इसमें। लोकल लॉर्ड्स और रूलर जो थे उनके पास खुद की अथॉरिटी आ जाती है और वो अपने टेरिटरीज को फॉर्म करने लग जाते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट इज फेड्यूल सिस्टम इमर्जेंस। फर्स्ट फेज में हमें फेड्यूल सिस्टम की भी इमर्जेंस देखने को मिलता है। फेड्यूल सिस्टम क्या थी? फेड्यूल सिस्टम में हमें एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें कि सबसे टॉप पे रहता है मोनार्क, देन नोबल्स, देन वेसल्स एंड सबसे लास्ट में पीजेंट। मोनार्क लैंड प्रोवाइड करते हैं नोबल्स को। क्यों देते हैं? उनकी सिक्योरिटी, उनकी सर्विस और लॉयल्टी के बेसिस पे। नोबल्स फर्दर वेसल्स को प्रोवाइड करती है। वेसल्स कौन थे? ये मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे। और वेसल्स प्रोवाइड करते हैं लैंड पीजेंट को। पीजेंट उस पर एग्रीकल्चर करती है, प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, और पीजेंट को इसके बदले में
ये सारे इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट समझें तो थर्ड पॉइंट है हमारा मैनुअलिज्म एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी। मैनुअलिज्म जो थी वो बेसिकली डोमिनेट करती थी इकोनॉमिक लाइफ को और फोकस करती थी सेल्फ सफिशिएंसी पे, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करती थी और अभी भी एग्रीकल्चर को प्राइमरी इकोनॉमी एक्टिविटी माना जाता था। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट है हमारा रोल ऑफ द चर्च। पूरे एम्पायर में अभी भी कैथोलिक चर्च का डीप इन्फ्लुएंस थे सारे लोग कैथोलिक चर्च से, और वो कैथोलिक चर्च जो थी वो प्ले करती थी सेंट्रल रोल स्पिरिचुअल में भी एंड सेकुलर वर्ल्ड में भी। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा एजुकेशन सेंटर। मोनास्ट्री इसमें सेंट्रल रोल प्ले करती है। जो मोनास्ट्री है वो सर्व करती है लर्निंग और एजुकेशन का सेंटर, जिसमें जो मॉन्क हैं वो नॉलेज को प्रिजर्व करके रखते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं मिडिवल वर्ल्ड को एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। सिक्स पॉइंट की बात करें तो सिक्स पॉइंट है हमारा इमर्जेंस ऑफ गोथिक। गोथिक बेसिकली एक आर्किटेक्चर का फॉर्म है। मिडिवल पीरियड के टाइम में हमें गोथिक आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा राइज देखने को मिलता है। इसमें हम देखते हैं पॉइंटेड आर्कीज, रिप्ड वॉल्स। तो ये सारे रीजंस हैं, ये सारे फीचर्स हैं जो कि हमने फर्स्ट फेज ऑफ फेडरलिज्म में देखा था। फेडरलिज्म बेसिकली होता है जब हम क्या करते हैं, जो रूलर्स होती है वो लैंड को प्रोवाइड करती है नोबल्स को उनकी सर्विस और उनकी लॉयल्टी को देख के, और फर्दर जो नोबल्स हैं वो वेसल्स को प्रोवाइड करती है। वेसल्स कुछ नहीं, वेसल्स बेसिकली मिलिट्री सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उन्हें वेसल्स कहा जाता है। वेसल्स फर्दर पीजेंट को देते हैं। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर था जिसमें कि जो सोसाइटी वो थी वो बहुत रिजिड थी। तो ये फेडरलिज्म है और ये उसके सारे पॉइंट्स हैं फर्स्ट फेज के।